वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग के बारे में स्टडी किया था और जो भी रेलेवेंट थ्योरीज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, कंजर्वेटिज्म है, उन सब चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ में मैंने आपको बताया था कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी। कंसेप्ट कन्वेंशन में क्या जनरल डिफरेंस होता है और उनका अकाउंट से क्या रिलेशन है और हमारी सोसाइटी में कंसेप्ट्स का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं, लाइक बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट्स, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था कि इनका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, किस तरीके से अकाउंट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये सारे कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे तो फ्यूचर में जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके पीछे के रीजंस या लॉजिक्स आपको आसानी से समझ आएंगे। ठीक है जी। अगर आपने ये क्लास मतलब ये सारी कंसेप्ट्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो एक बार आप पुरानी क्लासेस को दोबारा देखना, तो आपको समझने में आसानी होगी। और इसके अलावा जो इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स या टॉपिक रह गए हैं, लाइक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और फर्दर टॉपिक्स, वो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बुक्स को मेंटेन करने के ना मेजरली दो तरीके हैं। एक तो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है जी, यहाँ मेंशन कर रखा है डबल एंट्री सिस्टम, और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दो तरीके हैं जिसके तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड है वो है डबल एंट्री सिस्टम। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल लॉजिकली भी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। 1494 में एक बुक्स के बारे में मैंने चर्चा करी थी, लूका पैसियोला की। ठीक है जी। उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट टाइम जिक्र किया था। हालांकि वो बुक ने क्लेम नहीं किया था कि भाई उन्होंने इस कंसेप्ट को ड्राइव किया है, बट उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाने की कोशिश की थी। ये कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन, हर जो लेन देन हो रहा है, उसके कम से कम एटलीस्ट दो इफेक्ट तो पड़ेंगे, दो प्रभाव तो पड़ेंगे। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट पड़ने हैं। या तो कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा होगा आपको, या आप उसके अगेंस्ट में कोई बेनिफिट आप दे रहे होंगे। अब जैसे आसान सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए मैं बाजार गया और मैंने परचेज करा। ठीक है, मैंने एक बुक परचेज करी। अब उस बुक के बदले में मुझे 500 रुपये पे करने पड़े। तो ये 500 रुपये मैंने पे करे, एक इफेक्ट तो ये है, और दूसरा इफेक्ट ये है कि उसके बदले में मुझे बुक मिल गई। ठीक है जी। तो एक चीज आ गई है और एक चीज मेरे पास से चली गई है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक कर्मा थ्योरी होती है कि आप कुछ देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। जैसा आप बोते हैं वैसा आप पाते हैं, वो कंसेप्ट है ना। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अप्लाई होता है कि एक अकाउंट तो होगा हमारे इसमें डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट के क्या रूल होते हैं वो हम लेटर स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। बट आप इतना समझ लीजिए कि एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है जी। यहाँ तो कुछ आपके पास आएगा और कुछ आपके पास से जाएगा। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप जो भी गुड्स हैं वो आप सेल्ड आउट करेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको या तो मनी मिलेगी या चेक मिलेगा या डीडी मिलेगा। तो वट एवर द पेमेंट मेथड इट इज, तो कोई ना कोई अकाउंट आपके पास के क्रेडिट होगा और कोई ना कोई अकाउंट आपके पास डेबिट होगा। जनरल भाषा में डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब होता है। और जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, लाइक कंपनी एक्ट, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 जो है, ये एक्ट भी कहता है कि जो अकाउंट्स बनने चाहिए वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही बनने चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी, फॉलो होता है। तो वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो ये सिस्टम है क्या, ये सिस्टम को माना जाता है कि काफ़ी एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस में मिनिमाइज हो जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम किन के लिए बेनिफिट है, ये क्या केवल एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करता है। इट इज रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये डबल इफेक्ट को, टू फोल्ड्स ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाता है। ठीक है, इट इज नॉट अ
complete system of maintaining record of financial transaction. It does not record twofold effect of each and every transaction. इंस्टेंट ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स, देखो हम सारे के सारे अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाते, केवल और केवल दो अकाउंट्स के बारे में ज्यादा हम ध्यान देते हैं। एक तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है कैश अकाउंट या कैश बुक। तो वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हुई है, यानी कैश में जब भी आपको कुछ पैसा रिसीव हुआ या जब भी आप कैश में कुछ पे करेंगे, एक तो आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आप पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। वैसे अकाउंट ऑफ टाइप को ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जब जनरल का चैप्टर पढ़ेंगे, जनरल एंट्री में आपको समझाऊंगा, वहां पे मैं आपको और डिटेल में इन चीजों को समझाऊंगा। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खाते। तो जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको कंसीडर नहीं किया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम में, केवल पर्सनल अकाउंट को ही कंसीडर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल मैं बोलूं, जो अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम पर खुले हों, ठीक है, जहां किसी बैंक का जिक्र आ जाए या बैंक का नाम आ जाए, ठीक है, या किसी डेबिटर या क्रेडिटर, किसी लेनदार या देनदार की बात हो, किसी लेनदार या देनदार का तो कोई ना कोई नाम ही होगा ना, तो जहां पे इन सब चीजों की बात हो वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट या फिर कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन के दो फोल्ड्स को दिखाया जाए कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। तो ये वाला जो मेथड है तो इजी, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप समझेंगे कि मेथड है तो इजी, लेकिन ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, जो एमएनसीज कंपनीज हैं, जो पार्टनरशिप्स बिजनेसेस होते हैं, वहां पर ये मेथड जो है ना रिलायबल मेथड नहीं माना जाता। ये ज्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर आपको नहीं देगा। अगर आपको ऑथेंटिक आंसर चाहिए तो आपको डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं जो आम आप गली पड़ोस में जो छोटी मोटी दुकानें देखते हैं, जिनको केवल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको कहीं जमा नहीं कराना, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं पे करना, कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि इतनी आमदनी ही नहीं है, बस केवल अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, यहाँ पे मेंशन भी है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो वो आसानी से उसको समझ पाते हैं, आसानी से इम्प्लीमेंटेट कर पाते हैं, और उनका जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम की इंपॉर्टेंस है केवल छोटे बिजनेसेस में। लेकिन जो बड़ी बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है, उसी को ही रिलायबल सोर्स माना जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का मेथड है, वो दो मेथड है हमारे पास, दो तरीके हैं अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के। एक तो होता है कैश बेस पे और एक होता है हमारे पास एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाने का क्या मतलब हुआ कि केवल तभी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में लिखेंगे अगर वो कैश में पेड हुई है या कैश में रिसीव हुई है। जब भी मुझे कैश में पैसा रिसिप्ट होगा, ठीक है, रिसीव होगा, या कैश में मैं पे करूंगा, कैश में मेरा मतलब है मैं बाजार गया, सामान खरीदा और मैंने बदले में स्कैन करके पेमेंट कर दी, ठीक है, या मैंने उसको जो है जो भी हमारी लीगल मनी है, लीगल टेंडर मनी है, उसके माध्यम से मैंने पेमेंट कर दी, तो उसको आप कहेंगे कि ये कैश बेस पे ट्रांजैक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, क्रेडिट से यहाँ पे मतलब है उधार में है, ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन उधार में कि भाई आज सामान दे दो, 10 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा, तो क्या उस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे? तो उसको तभी लिखेंगे जब वो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब कैश में पेमेंट मिलेगी या जब कैश में कोई अमाउंट को पे किया जाएगा, उस जिस डेट पर किया जाएगा उस डेट पर किताब में उसको लिखा जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं लिखा जाएगा अगर वो नहीं मिली। वो मान के चलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो अक्रूवल जो कैश कंसेप्ट है, कैश बेस पे जो अकाउंटिंग की जाती है, उसका ये मतलब हुआ। लेकिन जो अक्रूवल है, हिंदी में बोलते हैं इसको उपार्जित आधार पर, यानी अक्रूवल बेस के अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी लिखते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन ड्यू हो जाती हैं या जो ट्रांजैक्शन उधार में होती है उस ट्रांजैक्शन को भी लिखते हैं। इसको अक्रूवल कह लो, या आपकी किताब में एक हाइब्रिड वर्ड यूज किया होगा, तो वो हाइब्रिड बेस पर यहाँ पे अकाउंटिंग की जा रही है। अब इसको ना आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आज मैंने कोई सेल करी, आज कोई तारीख है 15/9/2024, ये एक डेट है। इस डेट पर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, सेल करे, और इसकी पेमेंट आपको 5 दिन बाद मिलेगी, यानी 5 डेज बाद मिलेगी। तो आप इस ट्रांजैक्शन को 20 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे या 50 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे।
अगर आप कैश बेस पे बना रहे हैं और कैश आपको मिल गया 20 तारीख को तो 20 को लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एक्रूवल बेसिस पे जिस दिन वो सेल हो जाती है उसी दिन उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ये कंसेप्ट में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज मैंने सेल कर दिया तो मेरे खाते में वो पेमेंट लेने के लिए पैसा ड्यू हो चुका है, यानी वो पैसा अक्रूड हो चुका है, तो वो मैं अपनी बुक्स में लिख लूंगा, ठीक है। तो अक्रूड बेसिस पर भी हम अपने अकाउंट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? तो बेस्ट मेथड है एक्रूवल कंसेप्ट का। एक्रूवल कंसेप्ट बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड यूज करना नेसेसिटीज है। अगेन जो छोटे बिजनेसेस हैं वो केवल कैश बेस पे अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेशंस हैं, वो एक्रूवल बेस पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना बेहतर समझती हैं, ठीक है। लिख भी रखा है यहाँ पे, अंडर द एक्रूवल कंसेप्ट हाउएवर द रिवेन्यू एंड कॉस्ट, चाहे तो वो रिवेन्यू यानी चाहे वो सेल हो, चाहे आपने कोई कॉस्ट इनकर करी हो, उसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे? रिकॉग्नाइज इन द पीरियड विच दे अकर, जिस पीरियड में वो अकर हुई है, यानी जिस पीरियड में वो घटना हुई है उस तारीख पर आप लिखेंगे, रेदर देन व्हेन दे आर पेड। उस डेट पे नहीं लिखेंगे कि जिस दिन उसको पे किया गया। पे करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिसीव इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो अमाउंट ड्यू हो गई है, एक्रूड हो गई है, तो उसको अपनी किताब में लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ कि मान लीजिए हर महीने की 7 डेट को, ठीक है, कोई पेमेंट ड्यू होती है, लेट्स से रेंट ड्यू होता है, ठीक है। तो 7 तारीख को रेंट ड्यू हो गया तो 7 तारीख को इसको आप अपना एक्सपेंस मान के अपनी बुक्स में लिख ले। चाहे आप इसकी पेमेंट 2 दिन बाद करें तो आप 2 दिन बाद की तारीख नहीं लिखेंगे, उससे पहले की ही तारीख लिखेंगे जिस दिन वो ड्यू हुई है, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोनों में जो हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। एक्रूवल मतलब उपार्जित, हमने उसको कमा लिया है, वेदर इट इज़ रिसीव और नॉट। जो इनकम आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है उसको बोलते हैं एक्रूवल, कि वो हमने एक्रूवल कर लिया, अर्जित कर ली है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें मिली हो या ना मिली हो। अब जो तीसरा कंसेप्ट, तीसरी जो चीज़ है इस चैप्टर में, वो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो स्टैंडर्ड वर्ड अपने आप में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो सबके लिए इक्वलेंट एक इक्वल बैटलफील्ड क्रिएट करे, उसको कहेंगे कि स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। जैसे मैंने एक ग्लास बनाया कि बस यहाँ पे 6 ग्लास है और 3 ग्लास समझ लीजिए, ये 3 ग्लास हैं और तीनों ग्लास में बराबर बराबर पानी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों ग्लास का जो स्टैंडर्ड है ना वो बराबर स्टैंडर्ड है, ठीक है। तीनों का बराबर स्टैंडर्ड है, इसमें भी 100 आ सकता है पानी, इसमें भी 100 ml आ सकता है, इसमें भी 100 ml पानी आ सकता है। तो ये तीनों ग्लास का स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर मतलब एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ठीक है, एक उसको मेजरेबल बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। अब कुछ तो हैं हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ है हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। इंटरनेशनल एमएनसीज कंपनीज होगी, इंडियन अकाउंटिंग। हालांकि इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी समानताएं हैं, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन है। तो जब आप कोई भी कंपनीज वर्ल्ड वाइड ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो वो अपने अकाउंट आपस में कंपेयर कर पाएगी, क्योंकि दोनों का अकाउंट्स बनाने का तरीका सेम रहेगा लगभग। तो ये कुछ यहाँ पे लगभग मतलब 32-33 कंसेप्ट इंडिया के हो गए और इंटरनेशनल भी अबाउट 45 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं लगभग, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाए गए हैं ताकि चाहे कंपनी इंडिया की हो चाहे जापान की हो, अगर उन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन करना है तो वो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि दोनों की दोनों कंपनीज जो हैं एक ही रूल्स, एक ही रिटर्न पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रही है। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि एक रिटर्न पॉलिसी है, एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो किस काम आता है, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हम, इस पे हम चीज़ों को मेजर कर पाएंगे। कोई भी अगर अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको डील कैसे करना, ट्रीट कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन करने का तरीका, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करने का तरीका, ये सारी चीज़ों में समरूपता यानी कि एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम लोग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना मतलब एक रिटर्न पॉलिसी तो है, एट द सेम टाइम ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट भी है। मैं अगर आपको जिक्र करूं कंपनी एक्ट का दोबारा से, कि कंपनी एक्ट हम लोगों को कंपाइल करता है कि जो भी कंपनीज हैं उनको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी है। उन कंपनीज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने ही करने हैं, तभी जो है उनके अकाउंटों में कंसिस्टेंसी और कंपेरेबल हो पाएंगे। तो ये एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है ICAI की, कि एक जो प्रोफेशनल बॉडी भी है हमारी कंट्री के अंदर। इनका ऑब्जेक्टिव वही यूनिफॉर्मिटी को लेकर आना और जो वेरिएशंस है उसको ख़त्म करना
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस होता है। अब इसमें अब आपकी किताब में आप बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ना नाम भी लिख रखे हैं, पर अभी हम लोगों को बस उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने स्लाइड में उसका जिक्र नहीं किया। तो जैसे जैसे वो चैप्टर आपके सिलेबस में फ्यूचर में आते रहेंगे, उनके बारे में आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। अभी वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम की चीज़ होती है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है फुल्ली डिस्क्लोजर, कि सारी ट्रांजेक्शन्स को आपको दिखाना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं करना, इवन कंटीजेंसी लाइबिलिटी है वो भी आपको दिखानी है। ठीक है। ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर होता है, कि इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर होता है। ऐसे करके बहुत सारे स्टैंडर्ड है, बस मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नाम बताए। ये धीरे धीरे आप जहाँ जहाँ सिलेबस में आते रहेंगे, इनको आप पढ़ते रहेंगे, इनके अंदर क्या क्या रूल्स है। ठीक है। मेन बात आपको समझ आनी चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है ताकि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो वेरियस पार्टीज तक पहुँचे, और सभी जो पार्टीज़ के पर्पस है वो पूरे हो पाए। और वो तभी पूरे हो पाएंगे अगर वो ये इन्फॉर्मेशन एक यूनिफॉर्मिटी की फॉर्म में लेंगे, और सभी की सभी चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाएगा। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं किया जाएगा, उसको कंसील नहीं किया जाएगा, तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया है। बेसिकली ये इसका पर्पस है। एक चीज़ और भी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, आपको बहुत सारे अल्टरनेट्स भी दे देते हैं, जिसके बेस पर जो है आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एक बार दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरा मतलब हुआ कि हमारी फर्म ने एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, और हमारी बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी कैपिटल के बारे में हमें पता चलेगा, हमारी एसेट्स के बारे में पता चलेगा, और हमारी लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा। इन शब्दों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, इनका मतलब क्या है मैं कर चुका हूँ। आप इसको एक बार समझ भी लीजिएगा दोबारा, अगर नहीं है पीछे लेक्चर में जाके दोबारा एक बार देखिएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बता पाता है। अब जो बातें मैं ऊपर बता रहा हूँ वही सेम बातें यहाँ नीचे भी लिख रखी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या बेनिफिट हैं भाई, ये इलेमिनेट करेगा जो भी वेरिएशंस है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस होंगी, ये वो वेरिएशंस खत्म कर देगा। जो डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, दो कंपनीज अकाउंट बना रही हैं, अलग अलग मेथड से बना रही है, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जब मेथड अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसे होंगे, तो कंपेरिजन करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच may नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ आपको ना इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऐसी भी प्रोवाइड करेगा अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर उनको आप अपने अकाउंट में कंपाइल करते हैं तो जो आपके यूज़र्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो उनको वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनके लिए जो है अकाउंट्स को समझना और उसका यूजेस उनके लिए बढ़ जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो कानूनी तौर पे ज़रूरी हैं, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे भी हैं जो वॉलंटरी हैं। अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन यूज़र हैं, उनके लिए फ़ायदा ही होगा। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अगर आप इंटर और एंट्रा कंपैरिजन करना चाहते हो कंपनी के बीच में, तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया। अब यहाँ दो टर्म मैंने यूज़ किए हैं, इंटर और इंट्रा। इनके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या इन दोनों का मतलब है। देखिए, इंटर और इंट्रा का मतलब है कि जब एक कंपनी अपनी प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को अपने करंट ईयर के अकाउंट से कंपेरिजन करना चाह रही है, तो ये एक इंट्रा ट्रांजेक्शन है विद इन द कंपनी। और इंटर का मतलब क्या है कि कंपनी ए अपने अकाउंट्स का कंपैरिजन कंपनी बी से करना चाह रही है, तो वो कंपैरिजन तब पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम फॉलो कर पा रही है। ठीक है। तो ये तो यूजेस हैं इन सब के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, कुछ मैंने आपको नाम भी बता दिए। हालांकि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के ना कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे मेथड्स भी हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी हैं जो आप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने चर्चा की थी। मतलब क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं घिसावट। जैसे जैसे कुछ संपत्ति को हम यूज़ करते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है कुछ रीजंस के कारण, जैसे कि उसका लगातार यूज़ होने से, उसमें घिसावट होने से,
या उसकी जो मार्केट वैल्यू है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने पुरानी टेक्नोलॉजी को ओवरकम कर लिया, तो इस तरीके से जो किसी प्रोडक्ट, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन को ना हम, जो इसका खर्चा होता है उसको हम काफ़ी टुकड़ों में बांट देते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे आप कह सकते हो कि रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू मेथड है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। इनके बारे में भी अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि कोई एक अकाउंटिंग सिचुएशन आई मेरे पास, जैसे कि डेप्रिसिएशन, और उसको सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड है। अब मैं इन दोनों में से कौन सा मेथड अपनाऊंगा वो मेरा कंसर्न है, और मेरे एक कंपैरिजन है, मेरी एक सोच है, मेरा डिसीजन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी भी वो सेम चीज़ को अडॉप्ट करे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई बार ना ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि कौन सा अल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहिए और कौन से को नहीं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीज़ें हैं ना वो रिजिड है, यानी कि उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। जो चीज़ें बता रखे हैं उसको एज इट इज़ ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फेल टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, यू डोंट हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन नॉट अल्टर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, दीज आर द रिटन प्रिंसिपल, ठीक है, यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस प्रिंसिपल्स। आपको जो दे रखे हैं उस हिसाब से चलना है, तो रिजिड है ये। इसमें परिवर्तन का स्कोप यानी चेंजेस का स्कोप है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इसमें कुछ भी टेलर नहीं कर सकते, कुछ भी अपने हिसाब से कटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेज। जो चीज़ें देखो कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द अमाइड ऑफ द प्रिविलेज स्टेटस। तो जो हमारा प्रिविलेज स्टेटस है उसी के आधार पर ही हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इनका एक लिमिटेड दायरा है। जब वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, वो कंडीशन पूरी होने के बाद ही आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मतलब यूज़ कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनानी पड़ती है तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। ये जो जनरल हमारी कंडीशंस है उससे ये अलग है, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। तो छोटा ही लेक्चर था, बस मेरा पर्पस वो, जो पिछली बार क्लास बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा ये दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार अपनी किताब में पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। कुछ चीज़ें बेसिक्स मैंने आपको डिस्कस नहीं करी, वो हमने आपके लिए छोड़ दी। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो मैंने कैश कंसेप्ट पढ़ा या अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप एक बार अपनी बुक में रेफर कीजिएगा। इसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के बीच में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का कंपैरिजन हमेशा बच्चों ना अपने आप ही पढ़ना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ की डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को खुद पढ़ते हैं ना, तो आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी स्किल्स होते हैं। आप किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो डिफरेंसेस मैं कभी क्लास में पढ़ाता नहीं, तो आप एक बार खुद पढ़िएगा। फिर भी कोई पॉइंट नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो उसको अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।